नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। इस बुलेटिन में आज बात होगी लाल किले पर पीएम के आखिरी भाषण की। पीएम के भाषण पर विपक्ष के वार की। जानेंगे कि आशुतोष ने आपको क्यों दिया झटका, क्या सिंधिया बनेंगे एमपी के सीएम, और आखिर में बात रुपए की कीमत पर सरकार के बचाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक लेकिन स्थिर, प्रधानमंत्री मोदी मिलने पहुंचे एम्स। जजों की नाराजगी पर पहली बार बोले सीजेआई दीपक मिश्रा, संस्थान की आलोचना करना आसान काम, सुधार मुश्किल। 23 अगस्त को गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। स्वतंत्रता दिवस पर भी हरकतों से बाज नहीं आया पाकिस्तान, नौशेरा में की घुसपैठ की कोशिश, सेना ने नाकाम की साजिश। रुपए की गिरती कीमत को लेकर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, अस्थिरता से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार। और उत्तराखंड में भारी बारिश से कोहराम, चमोली और जोशीमठ में हो रही है भारी बारिश, भूस्खलन के चलते कई मुख्य मार्ग बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जश्न आजादी के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने आखिरी भाषण में पीएम मोदी ने 2019 का चुनावी बिगुल फूंक दिया। बिजली से लेकर गैस, शौचालय से लेकर इंटरनेट, स्वच्छता से लेकर कश्मीर नीति, 3 तलाक से लेकर ओबीसी आयोग और एमएसपी पर पीएम अपनी पीठ थपथपाते चले गए। पूर्व की मनमोहन सरकार से तुलना कर पीएम मोदी ने विकास को दोगुनी रफ्तार से बढ़ाने का दावा भी किया। आज पूरे देश की निगाहें टिकी थी कि अपने आखिरी भाषण में पीएम मोदी क्या कुछ कहेंगे। क्या वो देश की जनता को समर्पित भाषण देंगे या फिर 2019 पर निशाना लगाएंगे। पीएम मोदी जब भाषण देने लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे तो उन्होंने शुरुआत तो देश को लेकर की, लेकिन फिर धीरे धीरे वो चुनावी मोड में आ गए। उन्होंने पूर्व की मनमोहन सरकार को कोसते हुए अपनी सरकार का जमकर गुणगान किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने 2013 की तुलना में दोगुनी रफ्तार से विकास किया, बिजली दी, शौचालय बनाए, इंटरनेट दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उन मुद्दों का जिक्र भी किया जिस पर सरकार घिरी हुई है। 3 तलाक, किसान और ओबीसी आयोग का जिक्र कर उन्होंने बड़ा दांव चला। पीएम ने कहा कि 3 तलाक पर विपक्ष ने रोड़ा अटकाया, नहीं तो आज मुस्लिम महिलाएं खुश होती। इसके साथ ही उन्होंने एमएसपी को लेकर भी खुद की पीठ थपथपाई। लाल किले से आज पीएम मोदी न्यू इंडिया की विकास गाथा सुनाते चले गए। इस गाथा में उन्होंने जीएसटी और ओआरओपी का नाम भी लिया। पीएम ने कहा कि व्यापारियों को पहले थोड़ी परेशानी आई, लेकिन आज जीएसटी से पूरा देश खुश है। भाषण में पीएम मोदी ने कश्मीर नीति और पाकिस्तान पर भी अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि हम गोली गाली में नहीं, गले मिलने में विश्वास रखते हैं। अपने आखिरी भाषण में पीएम मोदी ने देश की जनता को अपने दावों और वादों से तो रूबरू करवा दिया, लेकिन 80 मिनट तक ये नहीं बताया कि बेरोजगारी पर क्या किया, महंगाई पर कैसे काबू पाया, कितने किसानों को आत्महत्या से रोका। इन सवालों का जवाब जनता पीएम से मांग रही थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। पीएम मोदी तो आज खुद की पीठ थपथपाते चले गए। उन्होंने 4 साल के कामकाज को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, लेकिन विपक्ष ने इसमें उन्हें फेल करार दिया है। विपक्ष उनके भाषण से संतुष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस से लेकर बसपा प्रमुख तक ने लाल किले से पीएम मोदी के आखिरी भाषण पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि पीएम ने अपने आखिरी भाषण में भी झूठ का पुलिंदा बांधा, जिस पर जनता विश्वास नहीं करने वाली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी अपने विकास गाथा लाल किले से सुनाते चले गए। हमने ये किया, वो किया, ऐसे करते करते पीएम मोदी ने 80 मिनट के भाषण में गैस, बिजली, शौचालय, एमएसपी, वन रैंक वन पेंशन को लेकर अपना गुणगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां पीएम अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वहीं कांग्रेस ने उनके भाषण को बेकार बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री को राफेल और कुछ अन्य मुद्दों पर बहस करने की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को राफेल पर बहस करने की चुनौती दी है। हम चाहते हैं कि मोदी जी राहुल गांधी की चुनौती स्वीकार करें। वो राफेल, व्यापम, भ्रष्टाचार, किसान और रोजगार, देश में फैली अफरा तफरी, गिरती अर्थव्यवस्था पर और नफरत के माहौल पर बहस करें। सुरजेवाला ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का मोदी जी का आखिरी भाषण खोखला साबित हुआ। उन्होंने कहा, काश मोदी जी अपने भाषण में सच्चाई बोल पाते। इस देश में अच्छे दिन आए नहीं, लेकिन देश को सच्चे दिन का इंतजार है। ये सच्चे दिन उस वक्त आएंगे जब मोदी जी जाएंगे। कांग्रेस ने तो पीएम के भाषण को बेकार बता दिया, लेकिन जनता उनके दावों और वादों पर विश्वास करती है या नहीं, ये चुनाव के वक्त साफ होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। पीएम मोदी के भाषण को विपक्ष ने तो नकार दिया, अब जनता इस पर कितना विश्वास जताती है ये चुनाव के समय ही साफ होगा। लेकिन अगर जनता ने एतबार नहीं जताया तो बीजेपी की परेशानी बढ़ना तय है। वैसे इस वक्त मुश्किलें सीएम केजरीवाल की भी बढ़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी से राजनीति की शुरुआत करने वाले आशुतोष ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आशुतोष आपके संयोजकों में से एक हैं। उन्हें पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता था। हालांकि अभी तक केजरीवाल की तरफ से इस विषय में कोई बयान नहीं आया है।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ दी है। आशुतोष ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, हर सफर का अंत होता है। आपके साथ मेरा सहयोग जो अच्छा और क्रांतिकारी रहा वह भी खत्म हो गया है। मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इसे स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया है। इसके पीछे पूरी तरह से व्यक्तिगत कारण है। पार्टी और उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया। धन्यवाद। आपको बता दें कि पूर्व पत्रकार आशुतोष ने राज्यसभा में 3 उम्मीदवारों में से 2 के चयन पर नाराजगी जताई थी। एक समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले आशुतोष को इसके बाद से पार्टी की अधिकांश गतिविधियों से दूर रखा जाने लगा था। डीबी लाइव की रिपोर्ट। आशुतोष पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल उन्हें जाने नहीं देना चाहते। अब देखना होगा कि क्या केजरीवाल की मान मनोबल से वो रुकते हैं या फिर आगामी चुनाव से पहले आपको झटका देते हैं। खैर, उससे पहले नजर मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर डाल लेते हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम बनने की तैयारी कर ली है। तभी तो उनके विधानसभा चुनाव में उतरने के कयास लग रहे हैं। इस खबर से कमलनाथ को जोरदार झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश में सीएम की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया में पोस्टर वॉर छिड़ा है। दोनों ही नेताओं के समर्थक अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि पार्टी का कहना है कि नेताओं में कोई कलह नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से जो खबर सामने आ रही है उसके बाद इन अटकलों पर मुहर लगती दिख रही है। कहा जा रहा है कि कमलनाथ से आगे निकलकर सीएम बनने के लिए गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। भोपाल में आज कांग्रेस दफ्तर में पत्रकारों ने जब सिंधिया से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इनकार नहीं किया। सवाल के जवाब में सिंधिया ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि मुझे क्या करना है, जहां से तय होगा मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। पिछले दिनों भी उज्जैन में सिंधिया ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अभी तक सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद ही पार्टी सीएम के नाम का ऐलान करेगी, लेकिन सिंधिया के इशारों से साफ है कि वो सीएम बनने को इच्छुक है, इसलिए वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सिंधिया के इस फैसले से दिग्गज नेता कमलनाथ की उम्मीदवारी को झटका लग सकता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे को लेकर बढ़ रही तकरार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अगर जल्द ही इसे नहीं रोका गया तो एक बार फिर हार की वजह अंदरूनी कलह ही बनेगी। वैसे अभी तो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा भी तकरार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नाराजगी को लेकर अब तक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कोई बयान नहीं दिया था, मगर आज उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की आलोचना करना या नष्ट करने की कोशिश करना आसान है, लेकिन उसमें सुधार कार्य करना बेहद मुश्किल है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों जस्टिस चिलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कामकाज को लेकर भी नाराजगी जताई थी। जस्टिस चिलमेश्वर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतांत्रिक परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने सीजेआई दीपक मिश्रा को लिखे एक पत्र को भी सार्वजनिक किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मौजूदा न्यायालय व्यवस्था में मुकदमों को उनकी योग्यता के अनुसार डील नहीं किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन जजों ने कई बार पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन अब तक सीजेआई दीपक मिश्रा ने चुप्पी साध रखी थी, पर अब उन्होंने इस नाराजगी पर बड़ा बयान दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी संस्थान की आलोचना करना या नष्ट करने की कोशिश करना आसान है, लेकिन संस्थान को अपनी निजी आकांक्षाओं को दूर रखकर आगे बढ़ाना मुश्किल काम है। सीजेआई दीपक मिश्रा ने कहा कि किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक विचारधारा के साथ रचनात्मक कदम उठाने की आवश्यकता होती है। परिपक्वता, जिम्मेदारी और धैर्य के साथ ठोस सुधार करने की जरूरत होती है, तभी कोई संस्थान नई ऊंचाइयां छूता है। लेकिन बार बार सवाल उठाने से संस्थान कमजोर बनता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ने तो अपने बयान से साफ कर दिया कि सवाल उठाने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद तकरार खत्म होती है या और बढ़ती है। वैसे असम में एनआरसी मसौदे पर जारी टीएमसी और बीजेपी में तकरार कब खत्म होगी, इस बात का भी इंतजार रहेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एनआरसी पर आज भी केंद्र को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिनके नाम एनआरसी में नहीं है उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। एनआरसी मसौदे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। जहां बीजेपी इस ड्राफ्ट को पश्चिम बंगाल में लागू करने की मांग कर टीएमसी पर बरस रही है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज भी उन्होंने एनआरसी को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। ममता ने कहा कि एनआरसी सूची में शामिल होने के लिए इस तरह के कागजात की मांग की जा रही है जिसे पेश करना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम एनआरसी में नहीं है उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। असम पुलिस उन्हें लगातार परेशान कर रही है। असम और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सही है तो असम में सुरक्षा बलों की 400 कंपनियां क्यों तैनात हैं।
एनआरसी मसौदे को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर देश को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी सरकार देश का विभाजन करना चाहती है, तभी लोगों को भड़का रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी के इस हमले को अमित शाह पर पलटवार समझा जा रहा है। दरअसल कोलकाता रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार महज वोटों की खातिर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी वार पर आज ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ही वोट बैंक की राजनीति कर देश को बांटने का आरोप लगा दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात रुपए की कीमत पर सरकार के बचाव की। भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। रुपए की कीमत 70 के करीब आकी जा रही है। इसी गिरावट को लेकर तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष के विरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार का बचाव करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में किसी भी प्रकार की अस्थिरता से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। यूपीए सरकार के राज में जब रुपए की कीमत 68 रुपए आकी गई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी रुपए की कीमत को मनमोहन सिंह की उम्र के साथ जोड़कर चुटकी लेते थे। मोदी जी कहते थे कि जितनी मनमोहन सिंह की उम्र बढ़ रही है, उतनी ही रुपए की कीमत भी बढ़ रही है। लेकिन अब मोदी सरकार के राज में तो रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, जिसे लेकर अब कांग्रेस कैसे हमला बोलने से पीछे हट सकती है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष समेत तमाम नेता रुपए की गिरती कीमत को लेकर सरकार को कोस रहे हैं। वहीं इन्हीं आरोपों के बीच आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार का बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अस्थिरता से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। जेटली ने ट्वीट किया कि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में किसी भी प्रकार की अस्थिरता से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। जेटली के साथ साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने भी कहा था कि सरकार स्थिति में सुधार की कोशिश कर रही है, हम आम जनता पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। आपको बता दें कि इस गिरावट को तुर्की की मुद्रा लीरा पर आए संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही तेल की कीमत भी रुपए में गिरावट की वजह है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। अमेरिका की ओर से ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत का तेल बिल तेजी के साथ बढ़ा है। एक तरफ स्थिति बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, तो वहीं सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है। देखना होगा कि सरकार का ये दावा सच निकलता है या फिर झूठ। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।